साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां आज हम चल रहे हैं एक नया अध्याय प्रारंभ करने। अध्याय है आपका 4 और इसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपने लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया वो था अमेरिकी वर्चस्व का। आपने समझ लिया कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार है, दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से है। तो देखिए, एक समाज को संतुलित बनाने के लिए हमें समाज में उसका एक प्रतिद्वंदी चाहिए ही चाहिए। अगर हम सत्ता को संतुलित बना के रखना चाहते हैं तो सत्ता में अगर हम सत्ता को सही राह पर लेकर चलना चाहते हैं तो उसका विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, चाहे विपक्ष कमजोर ही क्यों ना हो उसकी तुलना में, लेकिन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास विपक्ष नहीं होगा तो आपके पास विकल्प नहीं होगा कि आप अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं करता तो आप किसको चुनेंगे। तो आज हम वही चल रहे हैं समझने कि अगर अमेरिका कि ये सत्ता जाती है तो उसके स्थान पर उस सत्ता को टेक ओवर करने वाले कौन कौन हैं, उस सत्ता को हासिल करने वाले कौन कौन हैं, उस सत्ता की रेस में कौन कौन प्रतिस्पर्धी है, कौन कौन प्रतिद्वंदी है, कौन कौन एक साथ है। इस चीज को चल रहे हैं हम समझने और जानने बहुत बखूबी तरीके से। तो आज मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर के परिचय के बारे में समझाऊंगा, मतलब मैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, किन किन विषयों को आपको मैं समझाऊंगा बहुत विस्तार से। ये मैं आज चल रहा हूं आपको समझाने और बताने अपनी इस किताब के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के इस अध्याय में किन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको किन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में बताया जाएगा। 1990 के दशक के शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। ये आप जान लीजिए, 1990 के बाद जब आपका सोवियत संघ विखंडित हुआ, जब आपका सोवियत संघ विखंडित हुआ तो दुनिया के सामने ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिका की इस ताकत का कौन है जो चुनौती दे पाएगा। तो दुनिया ने देखा कि हाँ भाई, जो अमेरिका की ताकत का मुख्य आधार है, मतलब आर्थिक आधार है, वो आधार उसे कैसे मिला है, वो आधार उसे हम सबके सहयोग से मिला है, हम सबके सहयोग से मिला है। अगर हम सब उसका ये सहयोग नहीं करते, तो वो अपना ये आर्थिक आधार इतना बढ़िया तरीके से दुनिया पर स्थापित नहीं कर पाता। तो यही वो चीज है जो अमेरिका के वर्चस्व को रोकने में सक्षम बना सकती है। किसे? हमें सक्षम बना सकती। अगर हम उसके आर्थिक आधार को चोट पहुंचाने में कामयाब होंगे तो हम अमेरिका के वर्चस्व को भी चोट पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो इन देशों ने समझा कि अगर हमें अमेरिका के वर्चस्व से निपटना है तो हमें आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हम अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं एक सत्ता के प्रतिद्वंदी के रूप में। नहीं तो ये सोचना कि हम अमेरिका को बीट कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है। आगे सुनिएगा। राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। देखो, तो इन देशों ने समझा कि अगर हमें अमेरिका के वर्चस्व से निपटना है,
हमें अमेरिका के वर्चस्व से निपटना है तो हमें अपने बीच में जो समस्याएं हैं, जो दुर्व्यवहार है, उन सभी को दूर करना पड़ेगा, और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तभी हम अमेरिका के खिलाफ एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो सकते हैं। तो यूरोप में यूरोपीय संघ उस रूप में बना, और आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका आसियान बना इस रूप में, जो आज एक बहुत बड़े स्तर पर क्षेत्रीय संगठन के रूप में जाने जा रहे हैं, और ये दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक माने जा रहे हैं, और ये दुनिया को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। ये दुनिया को अपने आपसी सहयोग से एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर हम आपस में जो एक जैसे हैं मिल जाएं तो हम दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम जो एक जैसे लोग हैं, गरीब से मिलकर काम करें ना, तो गरीब जितनी बड़ी ताकत बन सकता है उतनी बड़ी ताकत अमीर भी नहीं बन सकता, ये बात जान। लेकिन कभी गरीब का सहयोग नहीं करता उस प्रकार से जिस प्रकार से उसे करना चाहिए, और अमीर हमेशा अमीर का सहयोग करता है। यही अंतर है उनके विकसित होने का और हमारे गरीब रह जाने का। समझ में आई बात? गरीब कभी भी गरीब का उस प्रकार से सहयोग नहीं करता जिस प्रकार से अमीर और अमीर का सहयोग करता है। यही अंतर है, क्योंकि वो लोग दूरदर्शी होते हैं। अमेरिका ने हमेशा दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए देशों को अपना सहयोग प्रदान किया और फिर उनका लाभ भी उठाया। इसी प्रकार से आसियान ने और यूरोपीय संघ ने इस बात को समझा कि अगर हमें अमेरिका के वर्चस्व से निपटना है तो हमें अपने आपसी द्वेष को भुलाना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। अपने ही क्षेत्र के लोगों को अगर हम एकजुट कर पाएंगे तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ पाएंगे। देखो, अगर हमारा घर मजबूत होगा, अगर हमारे सभी घर के वे सज्जन एकजुट होंगे तो हम बाहर भी किसी भी व्यक्ति से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में ही लड़ाई चल रही हो तो हम बाहर की ताकत को से कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो यही चीज है, आपके क्षेत्र में भी यही है। भारत का जो क्षेत्र है दक्षिण एशियाई जो दक्षेश है, इसमें हमेशा लड़ाई चलती रहती है। भारत पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान भारत पे भरोसा नहीं करता, और ये दोनों दक्षेश के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है, जिस कारण से हमारा क्षेत्रीय संगठन किसी भी रूप में ताकत का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं, प्रतिद्वंदी है ही नहीं। मतलब वो उस प्रकार से काम ही नहीं कर पाता जिस प्रकार से आसियान और यूरोपीय संघ करते हैं। जिस प्रकार से आसियान और यूरोपीय संघ करते हैं एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, उस प्रकार का काम हमारा क्षेत्रीय संगठन नहीं कर पाता। समझ में? तो इन दोनों क्षेत्रीय संगठनों ने इस बात को समझा कि अगर हमें अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को खड़ा करना है तो हमें अपने घर के लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। हमें अपने घर के लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, हमें अपने जैसे लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। तभी हम अमेरिका के खिलाफ अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो संभव नहीं। समझ में आई बात की नहीं है? ये भी आगे सुनो। साथ ही इन्होंने अपने इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में इस सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो आप यहाँ पर चीन के भी
उभार को समझेंगे कि चीन एक सत्ता के रूप में कैसे उभरा, चीन एक सत्ता के रूप में कैसे उभरा। और ये सभी के सभी जो अभी के तौर पर जो हमें दिख रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, ये हम इस चैप्टर में बखूबी समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि ये अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं खड़े हो सकते। ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बखूबी विस्तार से समझाऊंगा। तो आप हमसे इस चैप्टर को समझने के लिए जुड़िए और इसी प्रकार की रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ आज मैं आपसे यहीं पर विराम लेता हूं। आगे मैं आपको इस चैप्टर का विस्तार अध्ययन दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।